प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नीड़ का निर्माण कविता का जो दूसरा अंश है उसको देखा, समझा और जाना। अब आइए जो इसका तीसरा और अंतिम अंश है उस पर हम लोग प्रवेश करते हैं। इस अंश में प्रवेश करने से पहले हमें यह जानना होगा कि मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी कठिनाई भी खत्म हो जाती है। इस भाव को समझाने हेतु कवि ने हमारे सामने 3-4 चित्र उपस्थित किए हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से कोई अदृश्य भाव भी दृश्यमान हो सकती है। यहाँ पर हम लोग जो पहला अंश हमने देखा उसमें आंधी अंधेरा का चित्र दिखाते हुए उषा की पहली मुस्कान हमें दिखाया गया। जो दूसरा अंश है उसमें हवा के प्रचंड झोंके, पर्वतों का कांपना, पेड़ों का गिरना, घोंसलों का बिखरना और फिर नए घर बनाने हेतु चिड़िया का तिनका लिए बड़े गर्व से बहुत ऊंचा उड़ते हुए जाना। इस भाव को या इस चित्र को कोई कलाकार चाहे तो अपने जो चित्र सामग्रियां को लेकर के एक चित्र बना सकता है। तीसरे अंश में भी इसी तरह का हम देखते हैं। आकाश के राक्षस जैसे बड़े बड़े दांत, उसी के सामने उषा की मुस्कुराहट, आकाश के घोर गर्जन तर्जन के बीच चिड़ियों का गीत गाते हुए निकलना और पवन 49 जैसे शक्तिशाली हवा, राक्षस जैसे शक्तिशाली हवा को भी नीचा दिखाना। इस तरह से यहाँ पर कई चित्र उपस्थापित किए गए हैं जो जिन सभी को हम प्रतीक के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी के भाव हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। इस तरह के भावों की चित्र प्रस्तुति बच्चन जैसी कोई महाकवि ही कर सकता है। आइए अब हम जो कविता का तीसरा अंश है उसे हम सुने और पढ़ें। तो छात्रों, आइए अब हम इसकी व्याख्या सुनते हैं और इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मानव मात्र को पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या: कवि अंत में कहते हैं कि मनुष्य को जीवन के प्रति आशावादी होना चाहिए। जब आकाश में
काले काले बादल छा जाते हैं और चारों ओर अंधकार कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में बादलों के वज्र के समान कठोर दांतों के बीच में प्रातः काल की उषा की मुस्कुराती हुई लालिमा दिखलाई पड़ती है। आकाश में घोर गर्जना होती है, लेकिन फिर भी पक्षी पंक्तियां बनाकर गीत गाते हुए उड़ते जाते हैं। तेज हवा आकाश में बह रही है, लेकिन फिर भी हवा की चिंता किए बिना एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए मुंह में तिनका दबाए हुए जा रही है। वह पवन 49 को भी नीचा दिखाती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात वह चिड़िया तेज बहने वाली हवा की परवाह किए बिना अपने घोंसले बनाने में लगी हुई है। कवि मनुष्य से कहता है कि विनाश हो जाने से जो दुख होता है, उससे निर्माण करने का सुख बहुत बड़ा होता है। अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाने से मनुष्य को दुख तो होता ही है, लेकिन हमें हार मानकर निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर निराशा की उन क्षणों में भी आशा की एक छोटी सी भी किरण दिखलाई देती है, तो वह विनाश के उस दुख को समाप्त कर देती है। जब सृष्टि में प्रलय आती है तो चारों ओर एक हलचल सी मच जाती है, लेकिन फिर उसके बाद नवजीवन का संचार होता है। अर्थात विनाश की निस्तब्धता के बाद ही नवनिर्माण होता है। इसलिए जब प्रलय के बाद नवनिर्माण होता है तो मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुखों और दुखों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। अतः कवि ने पक्षी और उसके नष्ट हुए घोंसले तथा उसकी नए सिरे से जोड़ने की शक्तिशाली भावना के द्वारा यहाँ यही संदेश दिया है। विशेष इन पंक्तियों में कवि का आस्थावादी व आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। यहाँ कवि ने जीवन के कटु सत्य को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। सुख व दुख दोनों ही नाशवान हैं। कवि ने पक्षी के तेज आंधी व तूफान के कारण उसके नष्ट हुए घोंसले के माध्यम से मानव मात्र को नए सिरे से जीवन जीने का शक्तिशाली संदेश दिया है। कविता की भाषा सरल, सरस, सहज और संगीतमय है। शब्दों का चयन बड़ा ही सुंदर हुआ है। प्रिय छात्रों, अब मुझे संपूर्ण विश्वास है, पूरी आशा के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस कविता का भावार्थ आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे यह भी आशा है कि इस कविता से आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर पाएंगे। इस वीडियो को भी बार बार रोक कर समझने का प्रयास करें और इस कविता से आने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।